Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayush Managing Safely 5.0 3.0 Module 2 Assessing Risk. आज हम की लर्निंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. Module number 2. What is risk? What is risk assessment? How are risk assessment carried out? रिस्क क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है और रिस्क असेसमेंट हम किस तरह करवाते हैं. What is risk? रिस्क होता क्या है. सबसे पहले हम आते हैं. रिस्क इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन लाइफ. वी कैंट अवॉइड रिस्क बट वी कैन पुट थिंग्स इन प्लेस टू मैनेज देम इफेक्टिवली. रिस्क हर इंसान के लाइफ में होता है, किसी भी शक्ल में, किसी भी जगह पे. ठीक है, हम रिस्क को अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करें, इफेक्टिवली तरीके से मैनेज करें. ठीक है, कोई भी काम हम करते हैं उसको अगर प्रॉपर तरीके से हम ऑर्गेनाइज करें, इफेक्टिवली तरीके से करें, तो रिस्क लेवल उसमें कम हो सकता है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है वो मैं आपको बताऊंगा. कैन यू रिमेंबर, फॉर एग्जांपल, व्हेन यू फर्स्ट लर्न टू ड्राइव, perhaps you were looking forward your first lesson because you were eager to become independent. On the other hand, you might have been a bit comprehensive about getting behind the wheel of the first time. Either way, learning to drive involves a degree of risk because you were learning. You would had a qualified instructor or another competent person sitting next to you, so the risk would have been well managed. क्या बता रहे, फर्स्ट टाइम पे अगर ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली उसमें रिस्क होता है. किसी भी तरीके से डिफरेंट तरह के रिस्क हो सकती है. गाड़ी स्ट्रक हो सकती है, गाड़ी एक्सीडेंट आप करवा सकता है, किसी और गाड़ी से वो टक्कर खा सकती है, अनबैलेंस हो सकती है, अनकंट्रोल हो सकती है, मैनेज नहीं हो सकती. आप साइकोलॉजिकली अफेक्ट हो सकते हैं उस चीज़ में. ठीक है ना, ड्राइविंग्स में आपके ऊपर जो है वो खौफ आ सकता है इन केस ऑफ एनी अनकंट्रोल अनबैलेंस. ठीक है, तो काफ़ी सारे रिस्क इसमें हो सकते हैं. तो इसके लिए आपको एक इंडिपेंडेंट एक कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर चाहिए जो आपको प्रॉपर तरीके से असिस्ट करे ताकि रिस्क लेवल को हम किसी हद तक कम करें. ठीक है, आप के अंदर ईगर होता है, मतलब आप चाहते कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, मैं ड्राइविंग सीख लूं, लेकिन ड्राइविंग सीखना इतना आसान भी नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं. उसमें काफ़ी सारे रिस्क हो सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग टू ड्राइव हेल्प यू टू लर्न मैनेज रिस्क फॉर योरसेल्फ. तो गाड़ी सीखना आपको ये हेल्प कर सकती है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखें कि रिस्क को किस तरह मैनेज किया जा सकता है हमारे लिए, मेरे लिए. ठीक है, एज वेल एज गिव यू अ स्किल्स, और एक स्किल्स भी आपको मिल सकता है उसमें से. ठीक है, देयर ऑलवेज बी अ स्मॉल रिस्क इन टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स. ठीक है, जब भी आप ड्राइविंग लेसन्स लेते हैं डेफिनेटली उसमें छोटे छोटे रिस्क हो सकते हैं, बट विदाउट इट यू विल नेवर लर्न टू ड्राइव. उस रिस्क के बगैर आप ड्राइविंग भी नहीं सीख सकते, स्किल विच यू विल लाइकली टू यूज थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है, और ये जो स्किल्स हैं लाइकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में. ठीक है ना, ये स्किल्स आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक स्किल आपने सीख लिया, किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे अपनी लाइफ में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो सो व्हाट डू वी रियली मीन्स बाय रिस्क, हमारा मतलब क्या है रिस्क का. अब ये थोड़ा और प्रिसाइज करने जा रहे हैं तो ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि इमेजिन आप एक वेयरहाउस जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो लेते हैं, जहाँ पे ये एक पुरानी बिल्डिंग है जिसका जो छत है, रूफ है, वो रिपेयर कराना चाहिए. और आपका कंसर्न ये है कि अभी वेदर ख़राब है, मौसम ख़राब है, जिसके वजह से जो इसका डैमेज है बिल्डिंग्स की जो कंटेंट्स है, सिंकुडेंट डैमेज अभी तक तो ख़राब नहीं हुआ. तो इस सर्कमस्टांसिस में रेंज जो है ना, सर्टनली मतलब
ज़्यादा भी थ्रेट कर सकती है बिल्डिंग्स को, उसके कंटेंट्स को ख़राब करवा सकती है, अंदर स्नो भी आ सकता है, स्लेट भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट तरह के डाउनपोर मतलब जो प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, ठीक है। देखो, एक बिल्डिंग्स के ऊपर छत है जिसके अंदर पानी आ रहा है, तो इसके बताने का मकसद ये है, अगर हम इस छत को रिपेयर नहीं करवाते तो एक सर्टन लेवल ऑफ रिस्क मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर हम इस छत को रिपेयर नहीं करवाते, हम मौसम का वेट कर रहे या मतलब हम कॉस्ट के बारे में सोच रहे, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट पे बारिश अंदर की तरफ आ रही है तो अंदर जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, अंदर जो टेलीविजन या जो एक्सपेंसिव एक्सेसरीज पड़े हैं, तो उसको डेफिनेटली नुकसान पहुंच सकता है, जो कि बहुत कॉस्टली है कंपैरेटिवली टू द रूफ, ठीक है। तो रिस्क लेवल यहाँ पे क्या था, रिस्क लेवल एक रूफ में सुराग है जहाँ पे रिपेयरिंग करवाना चाहिए, एक रिस्क है। रिस्क लेवल क्या है, मतलब आप नंबर ले लेके यार 100 आउट ऑफ 30, मतलब 30 नंबर ऑफ रिस्क है। तो अगर पानी अंदर से आ रहा है, अंदर कोई फर्नीचर है या अंदर कोई एक्सपेंसिव एक्सेसरीज है, टेलीविजन है, उसको कोई नुकसान पहुंच रहा है, डेफिनेटली रिस्क लेवल हाई होगा, कंसिक्वेंसेस के हाई होंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस फिर क्या बताते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप लोग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डालें। अगर अपना इंटरेस्ट नहीं डालेंगे तो ये पॉइंट्स आप लोगों से स्किप होंगे, आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले रिस्क के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि रिस्क होता क्या है। अभी हम आते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। इस रिस्क को जो कि मौजूद है उसको हम किस तरह हम असेसमेंट करेंगे, ठीक है। अभी ये क्या बता रहे हैं कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है। रिस्क असेसमेंट होता क्या है कि रिस्क को हम असेस करते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क एंड एबल टू estimate it, evaluate it, and take action if necessary. Before we work our way through this process, let's take a look at the basic terms of applying the risk assessment. क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी रिस्क को असेस करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम ये रिस्क असेसमेंट होता क्या है। ये एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट में हम ये रिस्क असेसमेंट हम करवाते हैं कि एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो जहाँ पे लोग सेफ तरीके से काम कर सकें, ठीक है। हम रिस्क लेवल को एस्टिमेट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं नेसेसरी, ताकि उस रिस्क लेवल को हम कम करें। जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं या हमारी जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको सेफ एनवायरनमेंट दे, ताकि वो सेफ तरीके से वहाँ पे काम करे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट, ठीक है। अभी रिस्क असेसमेंट इन लोगों ने यहाँ पे बताया कि हैजर्ड्स इज एनीथिंग दैट हैज अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हैजर्ड्स के बारे में इन लोगों ने थोड़ा बताया है कि हैजर्ड्स होता क्या है। हैजर्ड्स क्या है, जिसकी वजह से किसी चीज़ को नुकसान पहुंचे, आपको नुकसान पहुंचे, ठीक है। देखो, एक जगह पे रिस्क है, रिस्क हर जगह पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर उस चीज़ को आपको कोई नुकसान पहुंचाता है या कोई नुकसान पहुंचता है तो उसे हम बोलते हैं हैजर्ड्स, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि दिस कुड बी समथिंग एज अ स्पेशलाइज्ड एज अ पीस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी और एज अ कॉमन प्लेस एज अ कप ऑफ कॉफी इफ इट कुड बी हार्मफुल एट एनी वे देन इट्स हैजर्ड्स। कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है। एक स्पेशलाइज पीस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी भी हो सकती है, एक चाय का कप भी हो सकता है या कॉफी का कप भी हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। वो चीज़ जो आप यूज़ करते हैं, चाहे वो मशीन है या आपके हाथ में कोई कॉफ़ी का कप है, अगर आपको वो कोई नुकसान देती है, डेफिनेटली उसे हम बोलते हैं हैजर्ड्स। हैजर्ड्स इवन टेक प्लेस व्हेन समवन और समथिंग इंटरैक्ट्स विद द हैजर्ड्स एंड हार्म रिजल्ट। क्या है कि मतलब वो चीज़ जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं वो आपको नुकसान दे, उसे हम हैजर्ड्स बोलते हैं। सपोज देयर इज अ होल इन द ग्राउंड। अब एग्जांपल दे रहे कि ग्राउंड पे एक होल है, एक सुराग है, ठीक है। द होल द हैजर्ड्स बाय इटसेल्फ एजंट कॉजिंग एनी हार्म। वो होल आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता, बट इफ समवन ट्रिप्ड और
डेफिनेटली अगर कोई वहाँ पे पैदल चलने वाला बंदा है वहाँ पे ट्रिप करे, ठीक है ना, उसको नुकसान पहुंच सकता है, वो जख्मी हो सकता है, हार्मफुल है, ठीक है, खतरनाक है। अभी ये लोग क्या बता रहे कि एवरी हैजर्डियस इवेंट हैज लाइकलीहुड एंड कंसिक्वेंसेस। कोई भी खतरनाक चीज है उसका एक लाइकलीहुड होता है, कंसिक्वेंसेस होता है, ठीक है। लाइकलीहुड क्या होता है, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। लाइकलीहुड होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, कम से कम उस चीज में कितना रिस्क है, ठीक है ना, लो है, हाई है, मीडियम है। जिस तरह के मैंने एग्जांपल दिया रूफ का, ठीक है ना, रूफ का एग्जांपल दिया, यहाँ पे होल का एग्जांपल आप लोगों के सामने, ठीक है ना। अभी एक होल है, ठीक है ना, जमीन में एक होल है, वो एक रिस्क है, लेकिन अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उसके साथ आसपास में काम नहीं करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है। आप एक मशीन यूज करते हैं या एक होल के आसपास में आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली लाइकलीहुड कितना होगा, गिरने के चांसेस है, ट्रिप होने के चांसेस है, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप कौन सी एक्टिविटी उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइकलीहुड क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, और डेफिनेटली लाइकलीहुड के हिसाब से कंसिक्वेंसेस होगा। कंसिक्वेंसेस क्या है, नताइज, जो नुकसान आपको पहुंचता है आपकी बॉडी को, उसके कंसिक्वेंसेस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कंसिक्वेंसेस, ठीक है। देखो एक जगह पे रिस्क है, ठीक है, एक जगह पे रिस्क है, रिस्क हर जगह पे है, जिस तरह मैंने बताया। फॉर एग्जांपल एक जगह पे रिस्क है, उस रिस्क में आप काम करवा रहे, मशीन आप यूज कर रहे हैं या कोई भी एक्सेसरीज आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान पहुंचा, ट्रिप हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, कट हो गया, तो इट मींस कि आप हैजर्ड्स, आप नुकसान आपको पहुंचा, ठीक है, वो एक हैजर्ड्स था जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो लाइकलीहुड क्या था, लाइकलीहुड आप मतलब लाइकलीहुड इसमें आप ये हिसाब लगा लें कि लाइकलीहुड इसमें तकरीबन था, लो था, मीडियम था, हाई था, और रिस्क क्या था, रिस्क भी आप हाई, लो, मीडियम, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी क्या है, रिस्क क्या है, और कंसिक्वेंसेस क्या है, कट लगा, जख्मी हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना, कोई भी कंसिक्वेंसेस हो सकता है। ये लाइकलीहुड और कंसिक्वेंसेस को पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं जनरली आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ, कुछ लेफ्ट राइट से मैं एग्जांपल ढूंढ के आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। लाइकलीहुड होता क्या है, इज मेजर्स ऑफ चांस दैट द हैजर्डियस इवेंट विल अकर। लाइकलीहुड होता है जो हैजर्डियस इवेंट होता है जिसकी वजह से कोई भी अकर होता है, कोई भी हादसा होता है। If the hole is in a busy area such as shop entrance, अगर ये होल एक बिजी जगह पे मौजूद है, शॉप या सुपरमार्केट वगैरह इस तरह की जगहों पे जहाँ कंजेस्टेड एरिया हो, वहाँ पे लोगों का आना जाना जो हो वो ज़्यादा हो, it more likely someone will trip over it. Definitely वहाँ पे एक ना एक बंदा वहाँ पे गिरेगा. However, if it is an area that doesn't get a lot of traffic such as backyard, tripping over it, वो जगह जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, आने जाने का, पैदल चलने वाले लोगों का आना जाना ना हो, डेफिनेटली वहाँ पे रिस्क लेवल कम होगा. तो अगर रिस्क लेवल हमारे पास लो है, मीडियम है, हाई है, उस हिसाब से लाइकलीहुड बनेगा. और लाइकलीहुड का फिर क्या होगा, कंसिक्वेंस होगा. जितना हाई रिस्क होगा उतनी हाई लाइकलीहुड होगी और उसकी उतनी ज़्यादा ख़तरनाक नताइज होगी. एक बंदा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ में आ जाए. यहाँ पे आप देख लें, रिस्क इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड. ये कम्बिनेशन है लाइकलीहुड का ऑफ द हैजर्डियस इवेंट आकरिंग, जो हैजर्डियस इवेंट से जो हादसे होते हैं, एंड कंसिक्वेंसेस जो नताइज हमें पहुँचते हैं, जो कट पहुँचता है, फ्रैक्चर्स आते हैं, डिसलोकेशन, अपर लिम्ब डिसऑर्डर, व्हाटएवर इट कुड बी एनीथिंग. Risk is equal to likelihood. Risk is equal to likelihood multiplied by consequences. Risk बराबर है एक likelihood का, जिस तरह मैंने आपको बताया.
जितना रिस्क होगा उतना लाइक्लीहुड होगा, रिस्क लेवल ज़्यादा होगा, लाइक्लीहुड ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इक्वल है। मल्टीप्लाइड बाय कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस क्या है? डेफिनेटली रिस्क जितना ज़्यादा होगा उसमें इतनी शिद्दत होगी, खतरे होंगे, ठीक है। एक बंदा काम कर रहा है 50वीं फ्लोर पे, एक बंदा काम कर रहा है 10वीं फ्लोर पे, तो रिस्क लेवल डेफिनेटली 50वीं फ्लोर का ज़्यादा है ना। एक बंदा 50वीं फ्लोर से गिरेगा, एक 10वीं फ्लोर से गिरेगा, नुकसान किसको ज़्यादा होगा? डेफिनेटली उसको ज़्यादा होगा जो ऊपर से गिरा है। तो रिस्क लेवल दोनों का डिफरेंट है, दोनों हाइट पे काम कर रहे हैं, लेकिन रिस्क लेवल दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। तो you will use the definition risk thoroughly in this course. Consequences also sometimes prefer and as severity. These terms may be used in the interchangeably. Okay. रिस्क असेसमेंट के बारे में अभी ये लोग बता रहे, जिस तरह के मैंने बताया भी कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है, ठीक है। लाइक्लीहुड के बारे में, हैजर्ड्स के बारे में और कंसिक्वेंसेस के बारे में और रिस्क के बारे में हमने पढ़ा। अभी रिस्क असेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। रिस्क असेसमेंट एक डिटेल असेसमेंट होता है किसी भी रिस्क को असेस करने के लिए, ठीक है। देखो, लेट्स सपोज आप साइट पे, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, इस फॉर माय एक्सपीरियंस ये भी आप पढ़ सकते हैं, और आप प्रैक्टिकल अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ तो आपका माइंड ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सपोज मैं आपको साइट पे बेचता हूँ, साइट पे हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। वहाँ पे वेल्डिंग है, कटिंग है, वर्किंग एट हाइट है, पेंटिंग का काम है, मैनुअल हैंडलिंग है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, हाउस कीपिंग की इशूज़ है, काफ़ी सारे। मैं आपको एक टेम्पलेट देता हूँ रिस्क असेसमेंट का कि आप जाओ रिस्क असेसमेंट करो। रिस्क असेसमेंट नाम से वाज़ेह है कि आप एक असेसमेंट करेंगे रिस्क का, कि जो एक्टिविटीज़ साइट पे परफॉर्म हो रही है वहाँ पे कितने रिस्क है और क्या क्या रिस्क है, ठीक है ना। तो किसी भी रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले आपने 5 स्टेप्स रिस्क असेसमेंट के हमेशा याद रखनी है। वो 5 स्टेप्स क्या है? सबसे पहले किसी भी एक्टिविटी किसी भी रिस्क को असेस करने से पहले 5 स्टेप्स आपने हमेशा याद रखनी है। वो 5 स्टेप क्या है मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रिस्क क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वर्किंग एट हाइट, एक बंदा हाइट पे काम करता है, जो कि एग्जांपल भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। एक बंदा हाइट पे काम कर रहा है, तो आप क्या करो कि एक बंदा हाइट पे काम कर रहा है, उसका हाइट देखो वो कितना हाइट पे काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर सेकंड स्टेप क्या? एस्टिमेट द रिस्क, रिस्क को एस्टिमेट करें, रिस्क लेवल कितना है। जिस तरह के मैंने बताया, पहले तो आपने एक्टिविटी देख लिया, लेकिन उस एक्टिविटी में कितना रिस्क है वो एस्टिमेट करो। वो किस तरह आप एस्टिमेट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर एवेल्युएट करो रिस्क को कैलकुलेट करो, एवेल्युएट करो कितना रिस्क हो सकता है इसमें, ठीक है। और उसको रिकॉर्ड में लेके आओ, ठीक है ना। और फिर रिव्यू के लिए अपने मैनेजमेंट के साथ या अपनी पीएम के साथ डिस्कस करो, उसका फाइंडिंग निकालो, उसके लिए कंट्रोल मेजर्स या प्रिकॉशनरी मेजर्स लाएअमल जितने भी है वो ले लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा हम नीचे आ गए, ये पहले उन्होंने कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, टेल वेदर यू डूइंग एनफ टू प्रोटेक्ट योर वर्क प्लेस एंड अदर पीपल फ्रॉम हार्म, ठीक है। क्या बता रहे कि कहाँ पे आप अपने वर्कर्स को और किस तरह अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने वर्क प्लेस को प्रोटेक्ट करते हैं खतरात से। फॉर एग्जाम्पल, यू आर प्रोवाइडिंग एनफ ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेल्थ सर्विलेंस। आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग्स भी देते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं, पीपीई भी देते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेल्थ सर्विलेंस भी करवाते हैं, ठीक है ना, कि वहाँ पे जो है ना रिस्क लेवल कितना है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट गुड बिजनेस प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, डेमोन्स्ट्रेट करे जो टारगेट्स आपके, जो ऑब्जेक्टिव्स आपके, उसको मॉनिटर करे, उसको देखे कि आप अपने बिजनेस को जिस तरह ऑपरेट कर रहे हैं उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी को आप कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो हैजर्ड्स लेवल को आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना। बिजनेस आप अपना कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग, रिड्यूस इंश्योरेंस प्रीमियम एंड हैज रेपुटेशन। ये जो
रिस्क असेसमेंट है ये आपके बिजनेस को डिफरेंट चीज़ों से आपको बचा सकती है, जिसे कॉस्ट पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग्स भी बोल सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो सकता है, और एनहेंस रेपुटेशन भी हो सकता है। अगर आपका रेपुटेशन नहीं है, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, पोटेंशियल सेविंग नहीं है, डेफिनेटली आपकी कंपनी के लिए नुकसानदेह है। तो अंडरस्टैंड द रिस्क दैट योर बिजनेस फेसेस विल हेल्प यू टू मैनेज इट बेटर। ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट भी है, जिस तरह कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि एक लीगल रिक्वायरमेंट से हमें रिपोर्ट करना चाहिए। अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे अगेंस्ट एक्शंस आएंगे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। फिर कुछ केस स्टडी है, ये केस स्टडीज आप फिर अपने तरफ से स्टडी कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इन लोगों ने दिए हैं रिस्क असेसमेंट के हवाले से। ठीक है। किसी भी रिस्क असेसमेंट को शुरू करने से पहले आप हमेशा याद रखिए कि रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स क्या है, ये ज़बानी याद रखें। देखें, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है। देखो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, एक बंदा सीढ़ी के ऊपर काम कर रहा है, नीचे एक वुमन है, खातून है, जिसने सीढ़ी को पकड़ा है। आसपास में कुछ केमिकल्स का डब्बा पड़ा हुआ है, मप पड़ा हुआ है, बकेट्स है और रोप है। ठीक है ना। और एप्लीकेटर इसके हाथ में है, ग्लास को ये क्लीन कर रहा है, ये जो बंदा ऊपर काम करता है। ठीक है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल यू आर सेफ्टी ऑफिसर, आप एक साइड पे जाते हैं। ठीक है ना। आप इस तरह की एक्टिविटी को देखते हैं, तो किस तरह आप रिस्क असेसमेंट को प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस बंदे को आप देखेंगे, ये बंदा हाइट पे काम करता है। इसको आप बुलाएंगे, इनके पास जो लेडर ये यूज़ करते हैं इसके ऊपर कोई टैग लगा हुआ है या नहीं। ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो कि नेसेसरी नहीं है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। लेडर में कोई इंस्पेक्शन टैग अवेलेबल नहीं है या नहीं है, स्टाफ ने पीपी पहना है या नहीं पहना। ठीक है ना। जिस जगह पे ये काम कर रहा है उन्होंने हार्नेस बेल्ट डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ। ठीक है ना। अच्छा, आसपास में जो मटेरियल्स पड़े हैं उसकी वजह से लेडर तो स्लिप हो सकती या नहीं। अच्छा, जो लेडर ये यूज़ कर रहा है, आया ये एक्सेप्टेबल है? आया ये जो एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रहा है इस लेडर के ऊपर, ठीक है ना, ये सही लेडर यूज़ कर रहा है? ठीक है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई गलत जगह पे एडजस्ट इन लोगों ने या इंस्टॉल प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने तो नहीं की है। तो जांच पड़ताल हम करेंगे हर तरह की एंगल से, इस एक्टिविटी को हम देखेंगे किस तरीके से हम रिस्क लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि ये बंदा काम भी करे और ऊपर से गिरने के चांसेस भी इसके ना हो। ठीक है ना। तो रिस्क हमारे पास एक्टिविटी क्या हो गई? वर्किंग एट हाइट या ग्लास क्लीनिंग हो गया। हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले कि ग्लास क्लीनिंग की एक्टिविटी हो रही। हैजर्ड्स क्या हो सकती है इसमें से? हैजर्ड्स हो सकते हैं कि ये बंदा ऊपर से गिर सकता है, स्लिप हो सकता है, ठीक है ना, मटेरियल ऊपर से गिर सकता है, ये सारे हैजर्ड्स है। अच्छा, इसमें रिस्क आप एस्टिमेट करें। रिस्क डेफिनेटली एक बंदा तकरीबन ऑलमोस्ट टॉप लास्ट रेंज, लास्ट टिप्स पे ये बंदा काम कर रहा है, तो रिस्क लेवल डेफिनेटली हाई है। ठीक है ना। ऊपर से अगर ये बंदा बैक साइड पे गिरता है तो बचने के चांसेस बहुत कम है, सिवियर इंजरी हो सकती है, तो इसको हम हाई रिस्क में कंसिडर करेंगे। ठीक है। फिर एवेल्युएट करें। एवेल्युएट का मतलब रिस्क लेवल तो हमारे पास हाई है, एवेल्युएट करें, एस्टिमेट हमारे पास रिस्क आ गया कि ये रिस्क लेवल हमारे पास हाई है, एवेल्युएशंस में भी हमारे पास रिस्क हाई हो सकता है। ठीक है ना। फिर इसको हम रिकॉर्ड में लेके आएंगे, क्या प्रिकॉशनरी मेजर हम इसको देंगे, क्या कंट्रोल मेजर इसको हम देंगे, वो हम डिफाइन करेंगे कि यार ये इस बंदे के पास हार्नेस बेल्ट नहीं है, लेडर के ऊपर इंस्पेक्शन टैग नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से लेडर को यूज़ नहीं कर रहे, आसपास में मटेरियल्स पड़े हुए हैं, आसपास में अगर ये लोग अगर कंजस्टेड एरिया है, ट्रैफिक वाले एरिया है, पैदल चलने वाले लोग हैं, आसपास में अगर जा रहे, डेफिनेटली कोई बंदा ट्रिप हो सकता है, गिर सकता है, जिसकी वजह से इन लोगों का ध्यान उसके ऊपर जा सकता है, तो भी ये ऊपर से गिर सकता है, स्लिप हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो जो भी प्रिकॉशनर या कंट्रोल मेजर्स है आप इस बंदे को प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर रिव्यू करें इसको कि आया जो हैजर्ड्स मैंने आइडेंटिफाई किया या जो रिस्क मैंने एवेल्युएट किया या जो रिस्क लेवल मैंने देख लिया, एस्टिमेट किया, या जो प्रिकॉशनरी कंट्रोल मेजर्स मैंने प्रोवाइड किए, आया इसकी
अलावा कोई एडिशनल चीज़ मुझे चाहिए जो उसको प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं, उसको रिव्यू करें, फाइंडिंग्स ले और ये रिपोर्ट आप भेज दें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये बता रहे आइडेंटिफाई द हैज़र्ड्स, हैज़र्ड्स लेवल को आप आइडेंटिफाई करें। ठीक है ना, कि हैज़र्ड्स लेवल है क्या। ठीक है, हैज़र्ड्स लेवल क्या है, सबसे पहले रिस्क हैज़र्ड्स लेवल को आप आइडेंटिफाई करें। सेकंड क्या बता रहे, असेसिंग द एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट, एक्टिविटी को असेस करें जो ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, और असेसिंग द परमानेंट एंड टेम्पररी पीसेस इक्विपमेंट एंड सब्सटेंसेस यूज इन द लोकेशन, वो चीज़ भी असेस करें जो ये लोग साथ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, जो इक्विपमेंट्स जो एक्सेसरीज ये लोग यूज़ करते हैं उसको भी असेस करें। ठीक है ना, फिर क्या बता रहे, क्या बता रहे कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को, कि रिस्क क्या है, ये बंदा ग्लास क्लीनिंग करवा रहे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि रिस्क लेवल को हम ख़त्म करेंगे। अगर रिस्क लेवल ख़त्म नहीं हो सकता तो कम हो सकता है या अवॉइड हो सकता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेडर, वो बंदा कोई और इक्विपमेंट्स या कोई और जो है ना एक्सेसरीज या कोई एक्सेस करने के लिए कोई मोबाइल लिफ्ट वगैरह यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से कॉस्ट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन सेफ तरीका है, सेफ तरीके से बंदा काम कर सकता है, जिसमें हम अपने रिस्क लेवल को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताइए इसमें, आइडेंटिफाई द हैज़र्ड्स। तो आइडेंटिफाई द हैज़र्ड्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऑब्जर्व द लोकेशन, जिस तरह के मैंने बताया, एंड मैनेज, उसको हम मैनेज करेंगे, असेस करेंगे एक्टिविटी के क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, वहाँ पे कौन काम कर रहा है। ठीक है, टेम्पररी काम है, परमानेंट काम है, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे हैं, सारी चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, अगर ये आइडेंटिफाई का प्रोसेस हो गया, जैसे सपोज हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, मप यूज़ कर रहे हैं, रूप यूज़ कर रहे हैं, बकेट, एप्लीकेटर्स, ठीक है ना, लेडर, ये सारे हमारे पास एक्सेसरीज है और 2 बंदे काम के लिए हमें चाहिए, 2 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, एस्टिमेट द रिस्क। एस्टिमेट द रिस्क में क्या आ रहा है, ठीक है, रिस्क लेवल को हम एस्टिमेट करें कि रिस्क लेवल कितना है, हाई है, मीडियम है, लो है। ये जो एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है ये दूसरा एग्जाम्पल है, मैं जो बता रहा हूँ वो दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, रिस्क लेवल को आप एस्टिमेट करें। एस्टिमेट आप किस तरह करेंगे, रिस्क मैट्रिक्स के थ्रू, वो नीचे आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क लेवल को आप किस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं जवाब दूंगा। एस्टिमेट करें कि रिस्क लेवल कितना है, हाई है, लो है, मीडियम है। ठीक है ना, हु इज़ इन द रिस्क, रिस्क में कौन इन्वॉल्व है। ठीक है, हु लाइकली दैट समथिंग कुड रॉन्ग, कौन जो एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है किस तरीके से कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, उसके आउटकम सीरियसली क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ द लेडर क्या है, कंडीशन ऑफ द रन्स क्या है, टाइप ऑफ फुटवेयर क्या है, लाइटिंग लेवल्स क्या है, जिस तरह के मैंने बताया। ठीक है ना, लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई किस तरह होगा, लो मीडियम हाई, ये रिस्क लेवल इन लोगों ने दिए हैं, लो मीडियम हाई। ठीक है, अगर कोई लेडर ईंट के थ्रू या किसी भी जो है ना चीज़ के थ्रू ये हेल्प करवा रहे, ये डैमेजेस भी आप लोगों को नज़र में आ रहा होगा, ये बहुत सारे डैमेजेस है, तो मीन्स इन लोगों ने बताया कि ये हाई रिस्क है। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 2-3 ईंट पड़ी हुई है, कुछ स्टोन्स वगैरह भी पड़े हैं साथ में, डैमेज इतना नहीं है, 1-2 डैमेज है बीच में लेडर में, लेकिन फिर भी सही है, रिस्क लेवल हमारे पास मीडियम है। ये जो लो रिस्क है, इसका जो फुटवेयर है, एडजस्टेबिलिटी, मेंटेनेंस और लेडर की कंडीशन वगैरह सब कुछ ठीक है, तो मीन्स इसमें रिस्क लेवल हमारे पास कम है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन काम कर रहा है, क्या ख़तरा हो सकता है, स्टेबिलिटी क्या है, लेडर की कंडीशन क्या है, फुटवेयर या लाइटिंग क्या है, रिस्क लेवल हाई है, लो है, मीडियम है, इन सारी चीज़ों को आप कंसिडर करेंगे। इसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं। अगर आप एक एस्टिमेशन पे पहुंच गए, ठीक है, रिस्क लेवल आपने आइडेंटिफाई किया कि यार ये एक्टिविटी हमारे पास ग्लास क्लीनिंग चल रही है, रिस्क लेवल हमारे पास वर्किंग एट हाइट है, ठीक है ना, हैजर्ड्स हमारे पास वर्किंग एट हाइट है, कंसिक्वेंसेस ख़तरनाक है, फिर हम एस्टिमेट करेंगे, कंडीशन को देखेंगे, जो पर्सनल ट्रेनिंग है, पर्सनल ट्रेनिंग मीन स्टाफ की कम्पिटेंसी लेवल को देखेंगे कि बंदा कितना कम्पिटेंट है,
वो इस काबिल है कि वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करे, उसका कोई एक्सपीरियंस है इस काम को परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपके पास फुल सेफ्टी होती है लेकिन बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता, सेफ तरीके से वो काम नहीं कर रहा था, फिर भी उसको नुकसान पहुंचता है। तो हमने हर एरियाज को कंसिडर करना है, हमने इंडिविजुअली बंदे की कॉम्पिटेंसी को भी देखना है, हमने एक्टिविटीज़ को भी देखना है, हर तरीके से हमने एक एनवायरनमेंट को सेफ करना है। ठीक है, अच्छा ये 2 स्टेप्स हो गए, एस्टिमेटिंग रिस्क एंड आइडेंटिफाई रिस्क। ये कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं वर्ड्स बाय वर्ड्स पढ़ूंगा तो ऑलमोस्ट ये 2-3 घंटों से ये मॉड्यूल्स आगे चला जाएगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि इसमें कोई भी चीज़ नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ इन लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है ना, हाई लो मीडियम जो मैंने डिस्कस किया वही सारी चीज़ें इन लोगों ने दी है। अगर रिस्क लेवल हाई है तो लाइकलीहुड ज़्यादा होगा, डेफिनेटली रिस्क और लाइकलीहुड ज़्यादा होगा, उसके जो कंसिक्वेंस होगा, नताइज होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, फिर उन लोगों ने कुछ मल्टीप्लिकेशन भी किया है। अगर रिस्क लेवल हमारे पास 1 है, ठीक है, लाइकलीहुड भी हमारे पास 1 है, वो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो रिस्क भी हमारे पास 1 आएगा। एक जगह पे अगर रिस्क लेवल 1 है, लाइकलीहुड 1 है और फिर उसके जो प्रोबेबिलिटी है वो सेवेरिटी, ठीक है ना, वो 3 है तो कंसिक्वेंसेस हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, शिद्दत। अच्छा, तो डिड यू नो in 2013 approximately 1 lakh 19,000 major specified injuries to employees। ये कुछ इन्होंने आई थिंक वो केस स्टडी से उठाया है, एक क्वेश्चन है, यहाँ नीचे नोट पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग फिर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर रिस्क असेसमेंट का तीसरा पार्ट क्या है, एवेल्युएट द रिस्क। रिस्क को हम किस तरह एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अभी ये एवेल्युएशन, एस्टिमेशन और आइडेंटिफिकेशन आप लोगों को पता लग गया। एवेल्युएशन क्या है, एवेल्युएशन में हम देखेंगे कि रिस्क लेवल हाई है, मीडियम है, लो है, वो हमने आइडेंटिफाई किया। अभी हम क्या करेंगे, हर रिस्क की एक नंबर्स हम देंगे, वो आप साइट के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप उसको नंबर दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके साइट के ऊपर ले सपोज ये लेडर की एग्जांपल ले ले, लेडर के ऊपर एक बंदा काम करता है, सीढ़ी के ऊपर बंदा काम करता है हाइट पे, जितना हाइट पे बंदा जाएगा उतना रिस्क लेवल ज्यादा होगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इंक्रीजिंग द कंसिक्वेंसेस इंक्रीजिंग लाइकलीहुड, इसका मतलब क्या है, रिस्क लेवल ज्यादा होगा, लाइकलीहुड लेवल ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली कंसिक्वेंसेस उसका ज़्यादा होंगे। आप जितनी भी प्रोटेक्शन दे दे, जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर ले ले, लेकिन फिर भी रिस्क लेवल के साथ नताइज भी ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इन लोगों ने कुछ नंबर्स दिए हैं, नंबर्स क्या है, 6.9, अगर कोई भी एक्टिविटी अबव 6 से ऊपर जाती है तो टेक इमीडिएट एक्शन, हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ठीक है ना, उस एक्टिविटी को या तो स्टॉप करना चाहिए या स्ट्रिक्ट एक्शन से उसके ऊपर लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एक्टिविटी 3 और 4 के बीच में है तो मीन्स उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रॉपर जो है ना लेडर देना चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशनरी या कंट्रोल मेजर्स देने चाहिए और उसको ब्रीफ करना चाहिए। एक्टिविटी को हम स्टॉप नहीं कर सकते, कोई एक्शंस नहीं लें। अगर 1 से 2 नो एक्शन है, मतलब नॉर्मल एक्टिविटी एक्सेप्टेबल है, कोई रिस्क नहीं है, लाइकलीहुड भी कम है और उसके कंसिक्वेंसेस भी कम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एवेल्युएट द रिस्क, इस तरह हम रिस्क लेवल को एवेल्युएट करते हैं। ये बेसिकली एक रिस्क मैट्रिक्स है। रिस्क मैट्रिक्स होता क्या है, जिसके थ्रू हम रिस्क लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कितना है, ज़्यादा है, कम है। लेडर के ऊपर बंदा काम करता है, अगर पहले 2 स्टेप्स पे वो काम करते हैं तो रिस्क लेवल लो है, बीच में काम करता है तो मीडियम है, बिल्कुल लास्ट में काम करता है तो वो रिस्क लेवल हाई है। अगर वो हाइट पे चला जाता है तो इट मींस रिस्क लेवल हमारे पास हाई हो गया। उस हिसाब से आप नंबर देंगे, फिर वो लाइकलीहुड मल्टीप्लाइड बाई लाइकलीहुड मल्टीप्लाइड बाई सेवेरिटी इज इक्वल टू कंसिक्वेंसेस। सही, कुछ नोट इन लोगों ने दिया है और एक क्वेश्चंस भी किया है जो केस स्टडी में से उठाया गया है, इसको आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग बता रहे लाइकलीहुड के बारे में, डिफरेंट लाइकलीहुड की रैंक्स है। ठीक है ना, रैंक्स क्या है, अगर मिलियन में
1 मिलियन लोगों में 1 मिलियन ख़तरात में, देखो 1 मिलियन ख़तरात में देयर इज़ अ 1 मिलियन चांस ऑफ हैज़ार्डियस इवेंट हैपनिंग, ठीक है। 1 मिलियन में अगर एक बंदे को कोई नुकसान पहुंचता है वो वेरी लाइकली है, ठीक है ना। अगर 100,000 में किसी एक बंदे को नुकसान पहुंचता है तो वो अनलाइकली है। अगर 10,000 बंदों में से एक बंदे को नुकसान पहुंचता है तो फेयरली अनलाइकली है, ठीक है ना। अगर 1000 बंदों में एक बंदे को नुकसान पहुंचता है वो लाइकली है, और 100 बंदों में एक बंदे को नुकसान पहुंचता है तो वो लाइकली है। मींस कि आपके साइट पे जितने भी बंदे काम करते हैं, ठीक है ना, अगर ज़्यादा बंदे ज़ख्मी हो रहे इट मीन्स कि आपका साइट जो है ना वो सेफ नहीं है। या तो आपके ट्रेनिंग्स में कोई कमी है, या आपने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स या जो कंट्रोल मेजर्स साइट पे प्रोवाइड की है उसमें कुछ कमी है, किसी जगह पे किसी एरिया में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है ना, उसको आप देखेंगे। तो ये अनलाइकली, लाइकली, फेयर लाइकली, लाइकली, वेरी लाइकली, ये कुछ एक्सेप्टेबल है, कुछ अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। कंसिक्वेंसेस भी इस तरह मॉडरेट है, मेजर है, कैटेस्ट्रोपिक है, ठीक है ना। डेथ और फैटेलिटी भी इसको हम कह सकते हैं। मेजर भी हो सकते हैं, मॉडरेट एक्सेप्टेबल भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो कंसिक्वेंसेस क्या है? नताइज, रिस्क लेवल ज़्यादा होगा, लाइकलीहुड लेवल ज़्यादा होगा, कंसिक्वेंसेस नताइज ज़्यादा होंगे, ख़तरात हमें ज़्यादा होंगे। डेथ भी हो सकता है, सिवियर इंजरी भी हो सकती है, एक्सेप्टेबल भी हो सकता है, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल हो सकता है, माइनर इंजरी हो सकती है, सिग्निफिकेंट इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। दिस अप्रोच हैज़ द एडवांटेज ओवर द 3-point स्केल ऑफ गिविंग अ बेटर डेफिनेशन ऑफ द मीडियम रिस्क एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रिस्क असेसमेंट, और ये हमारे पास है अभी इन द केस ऑफ 5 multiplied by 5 metrics and action levels might be। जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि रिस्क लेवल को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं या एवेल्युएट करते हैं, रिस्क मैट्रिक्स के थ्रू। तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया है और प्रिसाइज इन लोगों ने किया हुआ है कि अगर नंबर्स ऑफ रिस्क 20 से 25 है तो उस एक्टिविटी को हमने स्टॉप करना चाहिए। 15 के 16 के बीच में है तो अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए। 8 से 12 के बीच में है तो एक्शन लेना चाहिए। 3 और 6 के बीच में है तो मॉनिटर करना चाहिए, और 1-2 के बीच में है तो नो एक्शन है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चौथा स्टेप क्या है रिस्क असेसमेंट का? चौथा स्टेप है रिस्क असेसमेंट का रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। अबे रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स में क्या है? नाउ दैट यू आर असेसिंग ऑल द रिस्क, you will need to record your findings. That is not only good practice but it's a legal requirements if your employee 5 or more people, ठीक है। अभी रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, देखो जितनी भी आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं, उन सारी चीज़ों को आप रिकॉर्ड में लेके आएंगे, ताकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट्स भी है हमारे पास। अगर कोई भी हादसा हुआ कल तो आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि जी मैंने रिस्क असेसमेंट किया था, इस रिस्क लेवल को मैंने आइडेंटिफाई किया था। तो जितनी भी प्रोसिक्यूशन या इन्फोर्समेंट एक्शंस आएंगे, पुलिस आएगा, लीगल एक्शन आएगा, तो आपके पास एक सबूत होगा, एक सबूत के तौर पर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी मीटिंग्स में, अपनी ट्रेनिंग्स में अपने पीएम के साथ, अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये रिस्क असेसमेंट मैंने बनाया है, साइट पे ये रिस्क है और इस रिस्क लेवल को हम इस तरह ओवरकम कर सकते हैं, ये एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। जनरल हेल्प इन रिकॉर्ड्स डिटेल्स द पर्सन, मतलब जनरल डिटेल्स में क्या होना चाहिए कि एक बंदे की डिटेल्स होना चाहिए जो बंदा रिस्क असेसमेंट करता है, डेट होना चाहिए रिस्क असेसमेंट का, लोकेशन होना चाहिए, कौन से प्रेमिसेस पे, कौन सी जगह पे आप रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं, किस इक्विपमेंट्स का, किस एक्सेसरीज का, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या है, मतलब जो कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं वो क्या है, ठीक है, और वो किस तरह काम कर रहे हैं, और रिव्यू क्या था इस असेसमेंट का। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो हमने रिकॉर्ड और फाइंडिंग्स में लिखने। कुछ टेम्पलेट्स नीचे शेयर किए हैं, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लास्ट में फिर क्या है
रिव्यू योर फाइंडिंग्स। रिव्यू योर फाइंडिंग जिस तरह कि मैंने पहले भी जिक्र किया, लेकिन लास्ट में फिर जिक्र करता हूँ। वी आर ऑलमोस्ट देयर। As we all know, things change. For example, work procedures change. We buy new equipments and staff come and go. The same applies when new information come to light. Such information about substances you used to work when change this or light identify. You need to review risk assessment. Make sure your risk assessment are up to date, taking accounts. देखो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करें थॉरली, क्योंकि नई इक्विपमेंट्स आते हैं, टेक्नोलॉजी नई आती है, बंदे चेंज होते हैं, एक्टिविटी एक्सेसरीज चेंज हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने जो रिस्क असेसमेंट बनाया था वो पुराना हो चुका है, फिर नया बनाओ, क्योंकि नए इक्विपमेंट्स हैं, नया लोकेशन है, नया प्रेमिसेस है, नए लोग हैं। उसके मुताबिक, ठीक है, आपने रिव्यू करना है, उसके मुताबिक आपने फाइंडिंग्स लेनी है और अपने रिकॉर्ड में इसको लेके आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रिस्क असेसमेंट। ठीक है, अच्छा, रिस्क असेसमेंट में आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, ठीक है, जो भी आप प्रोसेस करने जा रहे हैं, रिस्क असेसमेंट आप बनाने जा रहे हो, तो ये कुछ पॉइंट्स है गेटिंग इट राइट जो हमें सही करने चाहिए और हमें सीखना चाहिए बिफोर वी मेकिंग रिस्क असेसमेंट। ओके, सबसे पहले इसमें क्या है, रिस्क असेसमेंट इज अ सिंपल प्रोसेस बट हियर आर सम बेसिक रूल्स टू फॉलो। ठीक है, मेक श्योर योर असेसमेंट इज suitable and sufficient. Have you got the right information and you are using the right people and techniques? मेक श्योर करना है कि आप जो असेसमेंट करने जा रहे हो वो सुइटेबल और सफिशिएंट होना चाहिए, उसमें राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों के बीच में आप जा रहे हो उसके बारे में आप यूजिंग अ डिफरेंट टेक्निक्स एंड राइट पीपल्स। ओके, रिस्क असेसमेंट में डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस भी होते हैं कभी कभार। अगर आप राइट लोगों के पास नहीं जाएंगे, इंजीनियर से कंसल्ट नहीं करेंगे, फोरमैन या कंस्ट्रक्शन मैनेजर या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट या पर्सन है, अगर उनके साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के हवाले से नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ऑपरेशन जो साइट पे हो रही होती है तो उस पे आप लोगों को नहीं पता कि ये ऑपरेशंस में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो टेक्निकल चीज़ों के लिए इंजीनियर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, कंपनी ने उनको असाइन किया हुआ है, डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती हैं। आप सिर्फ इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन अगर रिस्क असेसमेंट में आप किसी भी इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को मेंशन करते हैं, तो मेक श्योर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन हो, मेक श्योर आपके पास राइट पीपल हो और टेक्निक्स हो। ठीक है, समटाइम्स यू मे नीड टू सीक advice from someone with specialist knowledge and particular area such as chemical. ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि कई बार में समटाइम्स आपको एक स्पेशलिस्ट बंदे के नॉलेज की ज़रूरत होती है ताकि इन सम इंस्टेंट आपको कुछ एरियाज पे गाइड करें। ठीक है ना, केमिकल्स के बारे में यू आर अ सेफ्टी ऑफिसर, यू आर नॉट अ केमिकल स्पेशलिस्ट, आपका बैकग्राउंड केमिकल का नहीं है, आपने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया केमिकल्स में, तो हाउ वुड यू नो अबाउट केमिकल्स। अगर आपके पास राइट बंदा है जिसके पास बैकग्राउंड हो केमिकल्स का तो दे विल असिस्ट यू। ठीक है, अच्छा, रिस्क असेसमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ जजमेंट अबाउट रिस्क। डेफिनेटली एक रिस्क को आप जज करते हैं कि वो रिस्क बेसिकली है क्या। ठीक है, क्लियरली दिस isn't an exact science. However, ensuring the quality of the information you use to estimate likelihood and consequences of definitely उस एग्जैक्ट रिस्क को आप फिर कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और उस रिस्क के मुताबिक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका लाइकलीहुड कितना है और कंसिक्वेंसेस का क्या होगा, विच हेल्प्स टू रिड्यूस द सब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी, जो रिड्यूस कर सकता है जो एक्टिविटी चल रही है। फॉर एग्जांपल यूजिंग रेलेवेंट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट डेटा। ठीक है, आप अगर किसी रेलेवेंट इंसिडेंट और एक्सीडेंट और इंसिडेंट डेटा को यूज़ करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस सब्जेक्ट के हवाले से। ठीक है, इट्स एसेंशियल टू इन्वॉल्व द पीपल हुज एक्टिविटी यू आर असेसिंग। You may think you know how to job is done, but the people who do the job really know how it's done. इसका मतलब ये है कि किसी भी एसेंशियल
एक्टिविटी में आप जिस लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हैं, उस एक्टिविटी को जब आप असेस करते हैं, आपको बज़ाहिर ये लगता है कि ये एक्टिविटी मुझे पता है किस तरह हो रहा होता है, लेकिन एग्जैक्टली आपको नहीं पता है। जो बंदे पर्सनली, जो बंदे वो एक्टिविटी खुद से कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है कंपैरेटिवली टू यू। ओके, तो मेक श्योर योर रिस्क असेसमेंट आर रेलिवेंट टू द लोकल सिचुएशन एट योर साइट। मेक श्योर कि आपका जो रिस्क असेसमेंट वो साइट से रेलिवेंट हो। ठीक है, अ रिस्क असेसमेंट डन समवेयर एल्स फॉर एन एक्टिविटी that also take place on our side is not necessarily valid for your circumstances. Okay, you need to modify it to fit your situation. For example, different equipments may be used at different sites for the some task and this may affect the risk. Okay, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपका रिस्क असेसमेंट जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए साइट के मुताबिक। जो रिस्क असेसमेंट आपने किया या जो करने जा रही है, जिस एक्टिविटी के मुताबिक हो या साइट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, नेसेसरली वैलिड फॉर टू योर सर्कमस्टांसेस। जो सर्कमस्टांसेस है, जो सिचुएशन है, उसके साथ रिलेट होना चाहिए। ठीक है, उसको मॉडिफाई और फिट सिचुएशन के मुताबिक करना चाहिए। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि यार डिफरेंट इक्विपमेंट्स साइट पे यूज़ हो रहे होते हैं, डिफरेंट साइट्स फॉर द सेम टास्क, डिफरेंट साइट्स होते हैं, डिफरेंट टास्क होते हैं। इट मे बी इफेक्ट द रिस्क, रिस्क किसी वजह से इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं कि वेयर पीपल वर्क अलोन और एनकाउंटर एन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट सच एज अ न्यू काइंड ऑफ मशीनरी ब्रेकडाउन। ये भी हो सकता है कि जिधर लोग अकेले काम करते हैं, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल हो, जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते, प्रोडक्ट नहीं कर सकते कि इसके क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकता है। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि किसी साइट पे नई मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है ना, तो आपको नहीं पता को इसको किस तरह ऑपरेट करना है। दे मे हैव टू कैरी आउट अ डायनामिक रिस्क असेसमेंट। माइट बी पॉसिबल कि उसके लिए एक डायनामिक रिस्क असेसमेंट करना हो तो फिट अंडरटेक सच एज रोल्स एंड एक्सेस दीज रिस्क, ताकि आपको एक्सेस मिले उस उस रिस्क को ठीक करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है इन लोगों का कि बिफोर यू स्टार्टिंग एनी रिस्क असेसमेंट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको राइट पीपल्स और राइट एक्टिविटीज़ के बारे में पता हो, राइट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो। बज़ाहिर आपको ये लगता है कि एक्टिविटी के बारे में मुझे पता है, लेकिन जो लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कंपैरेटिव टू यू। ठीक है, अच्छा, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए। तो ये 7-8 पॉइंट्स, 3-4-5 पॉइंट्स इन लोगों ने आपके साथ शेयर किए हैं। तो मेक श्योर बिफोर यू स्टार्ट इन एनी रिस्क असेसमेंट गेटिंग इट राइट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लास्टली इन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए कि व्हाट इज़ रिस्क, व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट एंड व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट। ठीक है ना, रिस्क क्या है थॉरली मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ। रिस्क वो देखो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेफ़्ट राइट में लाइफ के हर मोड़ पे हमारे पास रिस्क होता है, लेकिन रिस्क हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि वहाँ पे हम इंटरेक्ट ना करें रिस्क के साथ। होल का एग्जाम्पल दिया गया आप लोगों को, एक जगह पे होल है, एक जगह पे होल है, वो आपको नुकसान नहीं दे सकता अगर आप उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। अगर वहाँ के नज़दीक आप काम करेंगे या वहाँ आसपास में आप काम करेंगे, इट माइट बी मतलब आप नीचे गिर सकते हैं, आप ट्रिप हो सकते हैं, तो एक रिस्क है। पर रिस्क असेसमेंट क्या है, मतलब उस रिस्क को फिर हम असेस करते हैं, मजीद उस रिस्क को हम असेस करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं कि उस रिस्क को हम किस तरह ओवरकम करें। ठीक है, और फिर 5 स्टेप्स हमने पढ़ी रिस्क असेसमेंट की कि सबसे पहले हैजर्ड्स लेवल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको हम एवेल्युएट करेंगे और आसपास में जो लोग काम करते हैं उसको भी हम देखेंगे किसको ख़तरा है, इंडिविजुअल किसी बंदे को ख़तरा है क्या, नेचर ऑफ वर्क क्या है, क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, क्या क्या एक्सेसरीज यूज़ हो रहे, ठीक है। फिर उस रिस्क लेवल को हम एवेल्युएट करेंगे, मीडियम है, हाई है, लो है, उसके मुताबिक हम फाइंडिंग्स लेंगे, कंट्रोल मेजर्स लेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उस रिस्क असेसमेंट को हम अपने रिकॉर्ड्स में लेके आएंगे ताकि
आगे कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ये बताने की कोशिश करूँ। यहाँ पे इन लोगों ने दिया है वर्क टास्क लिस्ट, जो टास्क वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ये आप थोड़ा इसका एंगल जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो में रिकॉर्ड करो, इसमें थोड़ा वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन आपको स्क्रीन को डाइवर्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंपनी क्या है, लोकेशंस आप मेंशन करें, डिपार्टमेंट क्या है, इक्विपमेंट्स क्या है, साइट का नेम क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है। जनरल वर्क टास्क हो गया। अभी रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। रिस्क असेसमेंट फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैजर्ड। डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैजर्ड जिस तरह की मैंने बताया कि क्या एक्टिविटी चल रही है और क्या क्या हैजर्ड्स उस एक्टिविटी के वजह से हो सकती है, ठीक है ना। लोकेशन क्या है उस एक्टिविटी का, कौन सी लोकेशन पे वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा इक्विपमेंट्स और सब्सटेंसेस वहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे पैराग्राफ में क्या बता रहे, हु माइट बी हार्म, वो इंडिविजुअल बंदे को नुकसान हो रहा है या आसपास में जो लोग काम कर रहे हैं उसको कोई नुकसान हो रहा है, तो वो बंदा आप लिखेंगे। ये एक रिस्क असेसमेंट फॉर्म है, फॉर्मेट है, या किसी भी साइट पे आप जाते हैं तो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपने सही तरीके से जो है ना वो वॉच किया और एक एक चीज़ के ऊपर आपने फोकस किया, तो साइट पे और कोई भी रिक्वायरमेंट्स इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले लोकेशन के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, क्या सब्सटेंस और इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है उसके बारे में, एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन क्या है और क्या ख़तरात उस एक्टिविटी की वजह से हमें हो सकते हैं। दूसरा क्या है, हु माइट बी हार्म, किसको नुकसान पहुंच सकता है, मुझे नुकसान पहुंच सकता है, लेफ्ट राइट में जो बंदे हम मेरे साथ काम कर रहे हैं उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, व्हाट रिस्क कंट्रोल आर करंटली इन प्लेस। व्हाट रिस्क कंट्रोल आर करंटली इन प्लेस मतलब वहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है, कितना उन्होंने जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस बंदे ने कितने अपने रिस्क लेवल को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली वो बंदा काम करेगा बिना मतलब इस तरह तो नहीं कि कुछ भी नहीं है बस वो बंदा काम कर रहा है। डेफिनेटली साइट है, साइट की कुछ रिक्वायरमेंट है, तो अपने हिसाब से तो वो एक्टिविटी कर रहा होगा, लेकिन आप उसको सिर्फ मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, ताकि आप उसको असेस करें कि कितना करंटली वो रिस्क कंट्रोल्स को फॉलो कर रहे, कहाँ कितनी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। करंट रिस्क क्या है, मतलब लाइकलीहुड क्या, एल का मतलब क्या है, लाइकलीहुड क्या है, सी का मतलब क्या हमारे पास कंसिक्वेंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। कंसिक्वेंस का मतलब नताइज क्या हो सकता है, लाइकलीहुड अगर ज़्यादा है तो कंसिक्वेंस ज़्यादा होगा, और रिजल्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट डेफिनेटली इस एक्टिविटी के हिसाब से कंसिक्वेंस आप आइडेंटिफाई करेंगे, और जब कंसिक्वेंसेस आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उस हिसाब से फिर उसका रिजल्ट आएगा। जो कंसिक्वेंसेस ज़्यादा होगा रिजल्ट भी ख़तरनाक होगा, ठीक है। फर्दर कंट्रोल आप क्या दे सकते हैं, मतलब उस एक्टिविटी, उस नेचर ऑफ वर्क, उस स्कोप ऑफ वर्क को आप देख के उस हिसाब से आप फर्दर कंट्रोल मेजर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किस डेट पे कंप्लीट कर सकते हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या जो कंसर्न पर्सन है उसको आप मेंशन करें कि ये जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं इसमें ये चीज़ मिसिंग है, ये आज होना चाहिए, कल होना चाहिए, परसों होना चाहिए, तो एक डेडलाइंस आप उनको देंगे। फिर यहाँ पे रेजिड्यूल रिस्क, जो कंट्रोल मेजर्स आपने दिए हैं और जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके बावजूद कोई रिस्क लेवल है उसे हम बोलते हैं रेजिड्यूल रिस्क। आप जो भी कंट्रोल मेजर साइट पे लेते हैं या जो भी कंट्रोल मेजर साइट पे अवेलेबल है, ठीक है ना, उसके बावजूद जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है और उसके बावजूद कोई भी रिस्क रहता है उसे हम रेजिड्यूल रिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप अगर कंट्रोल मेजर्स देंगे तो रिस्क लेवल कम होगा, तो लाइकलीहुड कम आएगा, एल कम आएगा, कंसिक्वेंसेस भी कम आएंगे, रिजल्ट भी हमारे पास कम होगा। तो ये हमारे पास हो गया एक्टिविटी फॉर्म, रिस्क असेसमेंट फॉर्म। ये हमारे पास कंप्लीट रिस्क असेसमेंट है। तो आज का इख्तिताम हो गया मॉड्यूल नंबर 2 का, अबाउट रिस्क असेसमेंट, अबाउट रिस्क, अबाउट 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट। कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कंफ्यूजन है अबाउट आयुष मैनेजिंग सेफली, ठीक है ना, या रिस्क असेसमेंट के हवाले से, आप मुझसे विदाउट हेजिटेशन किसी भी टाइम पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।